हाँ चलो, सो बात करते हैं अब रोलिंग फ्रिक्शन की। जैसे मैंने बताया था जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहे थे तब, कि हम चैप्टर के एंड में रोलिंग फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे। ओके, सो ये क्यों आया भाई, ये आया ही क्यों कंसेप्ट? ये इसलिए आया, देखते हैं। देखो, सपोज मेरा कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे कोई सरफेस पे रोल कर रहा है, बॉल है, बॉल, ओके, ऐसे रोल कर रहा है, रोल करेगा ना। देयर इज अ रोल मतलब क्या? ये ऐसा है, देखो यही समझ लो, डिक्टो, ये ऐसे है, ये रोल हो रही है, ये क्या हो रही है? ये रोल हो रही है, डन। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो वो क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है। ये स्लाइड है और ये रोल है। रोल में ऐसे सरफेस घूमती है, स्लाइड में सीधी जाती है, समझे? पक्का? ये देखो, ये स्लाइड हुई लेकिन ये रोल हुई, समझ में आया? पक्का? जैसे कि तुम साइकिल चला रहे हो, फास्ट चला रहे हो, गड्ढा आया आगे और ब्रेक मार रहे हो, तो जैसे ही ब्रेक मारी तुम्हारे दोनों टायर क्या हो गए? स्टॉप। और दोनों टायर ऐसे घिस रहे, ऐसे, वो क्या हुआ? स्लाइड हुआ। लेकिन जब साइकिल चला रहे थे तब तो रोल हो रहे थे, समझ गए? हाँ चलो, ओके। सो अभी हम समझ रहे हैं साइकिल चल रही है तो मतलब रोल हो रहे हैं। जब रोल हो रहे हैं तो ये पूरा जो व्हील है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कांटेक्ट में रहता है सरफेस के साथ, ओनली वन पॉइंट, डन। ओनली वन पॉइंट कांटेक्ट में रहता, आइडियली। हाँ, आइडियली, हम अभी पहले आइडियली बात करते हैं। ओके, एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है सरफेस के। अब देखो कि जैसे ही ये भाई साहब आगे बढ़े, ओके, ऐसे रोल हुए, तो ये पॉइंट तो पीछे चला गया, यहां आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, सपोज ये पॉइंट है, ये कांटेक्ट में आ गया और ये यहां चला गया, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट यहां पर, ये 3 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट की बात कर रहा हूं। ओके, ये पॉइंट अभी यहां पर है। अभी जैसे ही ये रोल हो रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट यहां से पीछे चला जाएगा और ये आगे वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। सिंपल। वैसे ही रोल करते करते भाई यहां कोई पॉइंट है, वो भी एक टाइम पे यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, मतलब कि कोई पॉइंट जो है वो कंटिन्यूअसली कोई सरफेस के कांटेक्ट में तो रहता ही नहीं है। जैसे ही, ओ भाई इधर ध्यान दो, कहां क्या कर रहे हो? बाद में, अभी ये समझ लो, फिर तुम सोचो, डाउट्स हो तो पूछो, पहले समझ तो लो अच्छे से। ओके, हाँ, ये हमारा पॉइंट है। जैसे ही हम रोल करने गए, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ रोलिंग, ये पॉइंट तो आगे चला गया। मतलब कि ये पॉइंट और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं। क्योंकि रिलेटिव मोशन कब होती? जैसे कि वो तुम्हें ब्रेक मरवाई ना साइकिल की ब्रेक मरवाई, मतलब क्या? तुम्हारा यही ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, जो भी हो, यही पॉइंट यहां आ गया, यही सेम पॉइंट यहां आ गया, ऐसे ही मोशन हो रही है। क्योंकि तुम्हारा तो रोल ही नहीं हो रहा है ना, रोल ही नहीं हो रहा है। जब रोल नहीं हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो यही पॉइंट यहां कांटेक्ट में है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि पॉइंट और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है। कब है? जब तुम्हारा यही पॉइंट यहां आ गया, तो सरफेस तुम्हारी वहीं के वहीं है और तुम्हारा पॉइंट आगे चला गया, दैट मीन्स रिलेटिव मोशन हुई। कब हुई? जब तुम्हारा यही पॉइंट आगे गया। ये कब होगा? साइकिल की ब्रेक मारोगे तब। अंडरस्टूड? लेकिन ब्रेक नहीं मार रहे हो, जब साइकिल चला रहे हो, तब रिलेटिव मोशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ये पॉइंट तो आगे चला गया भाई, और नया कोई नया पॉइंट आ गया। वही पॉइंट अगर आगे के आगे रहे, मतलब जैसे कि ये हमारा सरफेस है, ये ब्लॉक है, और ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो यही सारे पॉइंट यहां पर भी सरफेस के कांटेक्ट में रहेंगे। वहां पे वो पॉइंट बदला नहीं गए, चेंज नहीं हो गए। जो पॉइंट यहां थे वही पॉइंट यहां पर भी है। समझ में आया? तो ये रिलेटिव मोशन है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन यहां पर हम रिलेटिव मोशन बोल सकते नहीं। आया समझ? सर, हाँ, ट्रेन और उसकी पटरी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। हाँ, पर इसके बीच में क्यों नहीं है? क्यों क्यों क्यों? क्या क्या? ट्रेन और पटरी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो इसके बीच में क्यों नहीं है? करेक्ट, बात तो सही है। ओके, सो दैट आंसर अभी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि ये आइडियल केस है,
ओके, प्रैक्टिकल केस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अभी 5 मिनट्स में हम उस पर आ जाएंगे। ओके, तो ये आइडियल केस है। तो आइडियल केस में क्या होता है, ये पॉइंट जो है वो पीछे चला गया। जब भी मोशन होगी तो ये पॉइंट पीछे चला गया, मतलब पॉइंट का सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा नहीं। इतनी बात तो समझ में आ गई पक्का। यही पॉइंट अगर आगे जाएगा, मतलब तुमने ब्रेक मारी है और जब वो पॉइंट आगे चला जाए तो हम बोलेंगे कि मोशन में है। डन। तो अगर ये पॉइंट और सरफेस के बीच में, ये एक पॉइंट और सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन है ही नहीं, अगर रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो फ्रिक्शन आएगा कहां से? अगर ये पॉइंट और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं है, और अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फिर फ्रिक्शन ही कैसे आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन आएगा कब? जब मोशन होगी तब, और मोशन होने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहां पर तो कोई फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही तुम थोड़ा भी फोर्स लगाओगे ना, ये रोल कर जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगा और ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा भी फोर्स यहां लगाया तो ये रोल कर गया। रोल कर गया मतलब ये पॉइंट तो ऊपर चला गया, स्लाइड तो हुआ ही नहीं, रोल हुआ। डन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं है, क्योंकि मोशन अभी थोड़ा भी फोर्स लगाओगे ना, रोल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो, जैसे हमारी वो चेयर वाले केस में मैंने थोड़ा फोर्स लगाया 1 न्यूटन तो वो हिली नहीं, लेकिन इसको तो तुम थोड़ा ही फोर्स दोगे तो हिल जाएगी। जैसे कि तुम्हारी साइकिल है, ब्रेक लगाई हुई नहीं है, ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी अगर फोर्स लगाओगे तो। ऑटोमेटिकली मतलब जब फोर्स लगाओगे तो आगे ही चली जाएगी, कितना भी कम न्यूटन का फोर्स लगाओ। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसी कॉन्टेक्ट सरफेस है। अगर वही चीज, वो जो मैं बोल रहा हूं थोड़े ही फोर्स में ये ऑब्जेक्ट रोल कर जाएगा, उतना ही थोड़ा फोर्स में यहां पर लगाऊं तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि यहां पे ज्यादा पॉइंट्स कांटेक्ट के साथ सरफेस में है। यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट कांटेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। कांटेक्ट के साथ सरफेस में ऐसा बोला शायद मैं इससे पहले। ओके, व्हाटएवर, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। सो ना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि अभी हमने बोला कि ये पॉइंट और ये सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगी नहीं। अरे मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से होगा? डन। ओके, इतना पता चल गया। तो ना काइनेटिक फ्रिक्शन है और ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब कोई बॉडी रोल कर रही है, करते ही जाओ, रोल करते ही जाओ। अगेन वही केस आ गया जहां से चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, कि भाई अगर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है तो वो एरिस्टोटल, फॉलेसी और गैलीलियो वाला केस आ गया कि भाई तुम घूमते ही जाओ, आगे बढ़ते ही जाओ, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है। लेकिन ऐसा एक्चुअल केस में है नहीं। हमारी गाड़ी तो स्टॉप हो जाती है, हमारी साइकिल तो स्टॉप हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर पिक्चर में आया रोलिंग फ्रिक्शन, कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन यहां पर है। तो ये आइडियल केस था। ऐसा आइडियल केस होता नहीं है। अगर जैसे ही तुम, जैसे कि ये हमारी साइकिल का टायर है, तो साइकिल के टायर में भी कोई एक पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। तुम्हारा टायर ऐसे धसा हुआ होगा। कैसे धसा हुआ होगा? ऐसे ऐसे। इतनी सरफेस आ गई है कांटेक्ट में। ऐसा होता ही है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आइडियली ये है, लेकिन आइडियली मतलब थियोरेटिकली। ओके, बट ऐसी कोई सरफेस हो तो, बट प्रैक्टिकल केस में देखे तो भाई ऐसा ही होगा। समझ में आया? हाँ, अगर तुम्हें करना है कि भाई बहुत ज्यादा दूर तक जाना है तो तुम जितना हो सके ये सरफेस को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, सो दैट जितना इसके नजदीक पहुंचोगे उतना फ्रिक्शन कम लगेगा। उतना फ्रिक्शन कम लगेगा तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट बहुत आगे तक चला जाएगा। समझ में आया? यही तो, इसीलिए तो हम हवा भरवाते हैं। तुम्हारे व्हील में अगर, मतलब व्हीकल के व्हील में हवा नहीं है, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हवा नहीं है, तो जब हवा नहीं होगी, कम हो जाएगी, तो तुम्हारा टायर ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे हो गया मतलब क्या? उसको ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है मतलब वो ज्यादा फ्यूल खाएगा। साइकिल चला रहे हो तो थक जाओगे पेडलिंग करते करते, जब हवा, इसीलिए हवा इतनी इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज भी कम आ रही है अगर बाइक की, कार की, तो मतलब कि तुम एयर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं हो। जब पंचर होगा तब हवा भरवाओगे, अदरवाइज नहीं। तो तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। हवा नहीं भरवाई और साइकिल घुमाते ही जा रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन रोज फोकट का थक जाओगे।
फोकट का। अगर हवा भरवा देते तो इतनी तुम्हारी मसल एनर्जी यूज होती नहीं। आया समझ? हाँ बोलो। सर तो टायर के रबर के टायर बनाने से तो डिसएडवांटेज भी हुआ ना फिर, क्यों? क्योंकि उससे तो ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा रबर से। हाँ, लेकिन ऐसा समझो कि जो भी क्रिएट किया है वो तो अच्छी ही बात है। अगर समझो कि फ्लैट सरफेस का टायर, ऐसे कोई मेरी कार है, ऐसे ये मेरी कार है और उसके व्हील ऐसे है, तो उससे भी ज्यादा नहीं नहीं, मैं तो ये केस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ऐसे कभी हमारे है टायर ऐसे है, ओके, उसको टायर ही नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके व्हील ऐसे है, ओके, तो अगर ऐसे है तो और ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए ही हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। और अभी तुम क्या बोल रहे हो फिर से? टायर रबर की जगह और कुछ मटेरियल जैसे वो लगाए ना, और उसकी जगह डायरेक्ट प्लेट ही रखते, तो प्लेट मतलब ऐसी प्लेट नहीं। तो वही केस आ गया जिसे अभी सृष्टि ने क्वेश्चन पूछा था ट्रेन वाला। वो प्लेट मतलब वो जो रिम है वो तो मेटल हो गया। तो ट्रैक में क्या होता है? डायरेक्ट मेटल ही होते हैं मेटल के केस में, लेकिन वहां पर तो और ज्यादा फ्रिक्शन होगा। वहां पर और ज्यादा फ्रिक्शन होगा। क्यों? मेटल को रब करो तो कितना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? मेटल और मेटल को रब करो, कितना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों ही मेटल है, दोनों में ही जो पार्टिकल्स है, एटॉम्स है, वो एकदम टाइटली पैक्ड है। और तुम मेटल के साथ सपोज ये शर्ट को रब करो तो उतना फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सर मेटल और रोड का ज्यादा हो गया, मेटल और रोड का भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर भी दोनों बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड सॉलिड मटेरियल है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता है। दैट्स वाई हमारी मोशन तो रुकती है, ओके, और इसीलिए कंसेप्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन का। ये रोलिंग फ्रिक्शन का बर्थ क्यों हुआ वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ओके। अगर ऐसे केस होता ही नहीं प्रैक्टिकली तो यही चीज चलती जाती। प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि मोशन लग नहीं रही है, मतलब फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो घुमाते जाओ टायर, साइकिल घुमाते जाओ, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। एक बार किसी ने फोर्स दे दिया, गाड़ी जाती ही रही है, पर ऐसा तो होगा नहीं। तो लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई ये पॉइंट और सरफेस के बीच में तो रिलेटिव मोशन ही नहीं है। सही बात है, रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना कि तुम्हारे एक ही पॉइंट टच हो सरफेस के साथ। अंडरस्टूड? सिर्फ एक पॉइंट टच हो सरफेस के साथ, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियरिटिकली तो हम टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं लेकिन वो थियरिटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आया रोलिंग फ्रिक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? डन? ओके। ये रोलिंग फ्रिक्शन आया क्यों कंसेप्ट, वो इस वजह से आया कि प्रैक्टिकली ऐसा केस होता है। अब हम समझते हैं उसके लिए जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने देखा Fs इज इक्वल टू μs इंटू एन। काइनेटिक ये स्टैटिक के लिए, काइनेटिक के लिए Fk इज इक्वल टू μk इंटू एन। तो वैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन के लिए क्या है वो हम समझते हैं। अगेन रोलिंग फ्रिक्शन बोलो या रोलिंग फ्रिक्शन बोलो, इट इज बोथ। कई केस में एडवांटेज भी है और कई केस में डिसएडवांटेज भी है, ओके। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी है, जैसे कि हमारी गियर सिस्टम है कार में और बाइक में, तो वहां पे गियर सिस्टम में क्या होता है, ऐसे टीथ होते हैं, टीथ ऐसे, और ये तो ये छोटा ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो यहाँ पर भी एक ऐसा टीथ है, यहाँ पर भी एक ऐसा टीथ है, तो और यहाँ पर भी ऐसा टीथ है। तो ये ऐसे, ये व्हील भी घूम रहा है, ये व्हील भी घूम रहा है, लाइक दैट। ऐसे अंदर होता है गियर सिस्टम, जो भी गियर वाली बाइक हो उसमें ऐसे। तो ये टीथ इसके बीच में आ जाएगा, फिर जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा तो ये वाला इसके आगे वाले नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट, ये ऐसे कर रहा है तो ये ऐसे रोटेट करे। डन? ओके। हाँ वैसे ही, यस करेक्ट। सो होगा क्या, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ओके, अगर सॉलिड मटेरियल है तो दोनों घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अभी तो हमने बोला मेटल के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, यहाँ भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, हमारा फ्यूल ज्यादा जाएगा, ओके। तो इसलिए हम डालते हैं ऑयल, ल्यूब्रिकेशन जिसे हम बोलते हैं, कि जैसे ही हम ल्यूब्रिकेट कर दिया, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वहां स्लिपिंग हो जाएगी, वहां पे स्लिप कर जाएंगे। जैसे कि नहीं होता, कुछ गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, वहां पे हम चले तो हम खुद स्लिप हो जाते हैं। समझ में आया? तो लुब्रिकेशन, यहाँ पे फ्रिक्शन अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए था, ओके, लेकिन है और वो डिसएडवांटेजेस है, तो हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो वैसे कई केस है जिसमें एडवांटेजेस है, कई केस है जिसमें डिसएडवांटेज भी है। ऐसा समझो कि एटलीस्ट फ्रिक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ब्रेक कैसे लगाते
घुस गए रुकते कैसे? रुकते ही नहीं ना। बस रुकना है तो कैसे करोगे? रुकना है मतलब जंप ही कर दो डायरेक्ट व्हीकल पे से क्योंकि वो तो लिखने वाला। हाँ, चल भी नहीं पाते, करेक्ट। हम चल नहीं पाते, हम ऐसे लिख भी नहीं पाते। ओके, तो ये सब एडवांटेज है। हम चल नहीं पाते, हम लिख नहीं पाते। ओके, हम गाड़ी पे से उतर नहीं पाते, आराम से जंप करना पड़ जाता चल तो पाते हैं, चलने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों? फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ, तो हम तो ऐसे मतलब स्लाइड करते हुए चले जाते हैं। स्लाइड मतलब गिर जाते ना। जैसे कि यहाँ पर ऐसे तुम चल रहे हो तो तुम्हारे पैरों के बीच में, मतलब पैरों की सरफेस और ग्राउंड सरफेस, फ्लोर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। दैट्स व्हाई यू कैन गो अहेड एंड सरफेस इज गोइंग बैकवर्ड। एक्चुअली बैकवर्ड नहीं, तुम आगे जा रहे हो, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। लेकिन समझो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो मतलब क्या कि तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स कोई है ही नहीं। ऐसे ही गिर ही जाओगे डायरेक्टली। तो सर कोई धक्का मारता तो हम तो ऐसे ही जाते ही। हाँ हाँ, वही हो गया ना। जैसे कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे ट्रेडमिल जैसा होता है। ट्रेडमिल नहीं, वॉक करते हैं तो चलते ही जाते हैं। तो तुम यहाँ है ओके, और उसने आगे पीछे से फोर्स लगाया तो चले गए आगे से। ऐसे करके ऐसे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली। जैसे कि एयरपोर्ट पर होता है, ऐसे करके तुम चले गए, बैठ गए। एयरपोर्ट पे होता है ऐसा, तो ऐसे वो रोप ही है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसे। ओके, तो यहाँ ऐसे बैठ गए, मतलब खड़े हो गए। बैठ मत जाना, बच्चों वाली हरकतें मत करना ओके, बट ऐसे खड़े हो गए तो ऑटोमेटिकली वहां चलते ही जाओगे, वहां चलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, वो एस्केलेटर ही बोलने वाला था मैं, लेकिन एस्केलेटर होता है जो ऊपर चढ़ता है वो, तो वो हम ऐसे चढ़ जाते हैं और फिर वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ी जाती है। वैसे कंसेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप है और वहां पे हॉरिजॉन्टल। हाँ, वही होता है, क्योंकि भाई कौन ये सब करे। जैसे फ्लाइट में तुम एयरपोर्ट पर जाओ तो जो हमारी बैग होती है, सबकी बैग ऐसे कन्वेयर बेल्ट पे आती है। यहाँ बैग रख दी, अब बैग ऐसे रोटेट होती जाएगी। हमें सिर्फ यहाँ खड़े रहना है। हमारी बैग जब ऐसे आएगी तो ऐसे आई, उठा लो। ओके, वो चलते ही जाएगी, चलते ही जाएगी। तो ये क्या है, उसके मतलब जो सरफेस है वो बैग और नीचे जो सरफेस है वो, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। उस किसी ने एक धक्का मारा, बस चलते ही जाओ, चलते ही जाओ। तो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया, कन्वेयर बेल्ट चलने लगा, तो वो चलते ही जाएगा। लेकिन ब्रेक भी तो मारनी है, तब तो फ्रिक्शन चाहिए। ओके, समझ में आया? अब इन्हें मैंने बोला कि इस तरह जब फ्रिक्शन नहीं होता पैर के नीचे, तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल गिरा देंगे, स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन फिर करेंगे क्या? गिर जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे ना चले निर्भय, तुम ऐसा करना लेकिन कहने का मीनिंग है हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे कि नहीं, मूवीज में और उसमें देखते हैं हम कि केले का छिलका गिरा दिया, बनाना पील गिरा दिया, तो ऐसे करके स्लिप हो गए तो गिरे। ओके, तो क्योंकि फिर वापस खड़े होने के लिए भी तुम्हें फ्रिक्शन की जरूरत है, नहीं तो खड़े भी नहीं हो पाओगे फ्रिक्शन के बगैर। ओके, तो कई केस में एडवांटेज है, कई केस में डिसएडवांटेज है। समझ गए? तो ये था मेन कंसेप्ट। अभी बुक पे आ जाते हैं, चलो। So a body like a ring or a sphere rolling without slipping over a horizontal plane. Rolling without slipping मतलब कहाँ गया? मतलब ये वाला केस, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रहा है, ब्रेक वाला केस नहीं, साइकिलिंग वाला केस। ओके, सफर नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। यही सेंटेंस समझने के लिए मैंने तुम्हारा इतना टाइम लिया कि भाई कहां से नो फ्रिक्शन, हमारी गाड़ी तो स्टॉप हो जाती है तो फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अच्छा चलो, इन प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इन प्रिंसिपल मतलब आइडियली, प्रिंसिपली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ओके, एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन एंड दिस पॉइंट हैज नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन। आ गया समझ में? ओके, नाउ इन दिस आइडियल सिचुएशंस काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो and the body should continue to roll with constant velocity, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। We know in practice, in principle, in practice, this will not happen and some resistance to motion does occur, और यही है हमारा क्या? rolling friction। ओके, सो ये पूरा डिटेल में समझाने के लिए ही वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ही हम समझे। अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, पहले हमने समझ लिया। डन? ओके, so to keep the body rolling, some applied force is needed. For the same weight, rolling friction is much smaller
देन द स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो ये सेंटेंस समझाता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, उसका mg वेट फोर्स है से 300 न्यूटन और इसका भी mg वेट फोर्स है, सेम वेट, हाँ 300 न्यूटन। g दोनों के लिए सेम है, ओके, और m भी दोनों का सेम है, तो mg दोनों का सेम हो जाएगा वेट फोर्स। भले ही दोनों का सेम वेट है, वेट दोनों का सेम है 300 न्यूटन 300 न्यूटन, फिर भी दोनों में सेम फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं, सेम फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहां पर कम लगेगा और यहां पर ज्यादा लगेगा। तो यहां पर फ्रिक्शन कम लग रहा है, मतलब ये जो फोर्स है वो कम लग रहा है। यहां पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। सिंपल है, ओके। तो ये फ्रिक्शन कम लग रहा है। फ्रिक्शन मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? ये मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी? उसकी वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब काइनेटिक मोशन हो रही है, लेकिन मोशन भी कौन सी हो रही है? रोल, यहाँ पे रोलिंग और वहां पर काइनेटिक। ये तो रोल हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन, और डायरेक्ट स्लाइडिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। डन। और स्टेशनरी हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तीनों तीन समझ में आ गया। पहले तो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। मोशन में है तो दो चीज हो जाएगी, अगर रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन, और अगर रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग और से काइनेटिक फ्रिक्शन। डन। अब ये वैल्यू क्या है? कम है। ये वैल्यू कम है मतलब रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। तुमने तो बोला यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो समझ में आ गया ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी फॉर द सेम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों के वेट सेम है, फिर भी मतलब तुम हो, दोनों ऑब्जेक्ट तुम ही हो, तुम हो, ओके, और तुम ऐसे, ये तुम खड़े हो, अब तुम लेट गए, ओके, तो तुम ऐसे घसीटते हुए जा रहे हो और तुम ऐसे रोल करते हुए जा रहे हो, तो फ्रिक्शन कहां ज्यादा लगेगा? ये जो घसीट के हुए जा रहे हो तो, और रोल करते हुए जा रहे हो तो फ्रिक्शन कम लगेगा। सिंपल। हम दोनों हिंदे हुए जाएंगे जब तक कोई हमें नहीं देगा तो। हाँ वही, फोर्स तो लगाना पड़ेगा। घसीट कैसे, ऐसे ऑटोमेटिकली कैसे घसीट जाएंगे? कोई फोर्स लगाएगा, यस, कोई खींचेगा, तो तभी फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। यस, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। करेक्ट है, ओके, चलो। सो अब ये सेंटेंस समझ में आ गया। फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, कहां गया? फॉर द सेम वेट, वेट फोर्स दोनों में सेम है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, even by 2 to 3 orders of the magnitude। क्या? even by 2 और 3 orders of magnitude। याद रखना, एक मार्क में एमसीक्यू में पूछा जाएगा कितना कम होता है। सो even by the 2 और 3 orders of the magnitude। डन। इसका मीनिंग क्या है पता है? 2 और 3, 2 और 3 मतलब 10⁻²² और 10⁻3, तो मतलब 100 to लेकर 1000 न्यूटन की बात चल रही है, उतना वो कम होगा। मतलब कि अगर तुम्हारा स्टैटिक और से तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन अगर 3000 न्यूटन है, कितना? 3000 न्यूटन, तो ये तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो 3000 की बजाय सिर्फ 300 न्यूटन हो सकता है। अंडरस्टूड? और 30 न्यूटन भी हो सकता है और 3000 न्यूटन भी हो सकता है। समझ में आया? ओके, इतना कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, वही सेंटेंस में बता रहे हैं। सो कम होता है कंपेयर टू द स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज द रीजन व्हाई डिस्कवरी ऑफ द व्हील हैज बीन अ मेजर माइलस्टोन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इसीलिए जो व्हील की डिस्कवरी है वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है ह्यूमन हिस्ट्री में। ओके, अदरवाइज तो घसीटते ही जाते फिर मतलब फ्रिक्शन का मतलब आविष्कार को आदि मानव ने किया था। वो तो हम बोल ही सकते, आदि मानव भी नहीं, मतलब हमारे स्क्रिप्चर और हमारी कंट्री के अकॉर्डिंगली तो हम भाई बचपन से, मतलब एंशियंट टाइम से ही बैलगाड़ी यूज करते आ रहे हैं। महाभारत भी हम तो रथ पे चढ़ के लड़े थे, रामायण में भी रथ था। ओके, तो सोचो सब में भी व्हील है। हमारा तो वो कोणार्क टेम्पल, वो एसएसटी में पढ़े ना सब, तो कैसे व्हील अभी भी है, मतलब
वो कोणार्क टेम्पल में भी बताया था कि वो जो व्हील है उसके वो 12 स्पाइक्स थे, तो 12 मंथ्स शो करते हैं। एंड ऑल्सो एसएसटी में पढ़ा था ना हमने। हाँ बोलो, अच्छा कोई याद आए तो कुछ। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि जो भी व्हील की डिस्कवरी है वो बहुत बड़ी माइलस्टोन है। अब किसने की है ऐसा हम तो नहीं बोल सकते, ऑफिशियली तुम गूगल करोगे तो ऑब्वियसली इंडियन का नाम नहीं होगा, मुझे पता है। ओके, लेकिन मैं तो मानूंगा कि इंडियन नहीं की है। ओके, क्योंकि हम तो एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं व्हील को। ओके, चलो। रोलिंग फ्रिक्शन अगेन हैज अ कॉम्प्लेक्स ओरिजिन, दो समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है ड्यूरिंग, क्योंकि ये एक्चुअल में कुछ अलग और प्रैक्टिकली अलग वैसा केस है, इसलिए। ड्यूरिंग द रोलिंग द सरफेस इन कॉन्टेक्ट गेट momentarily deformed a little and this results in a finite area of the body being in contact with the surface। थोड़ा डिफॉर्म्ड हो जाता है। डिफॉर्म्ड हो जाता है मतलब थोड़ा, जैसे टायर हमारा कैसे पिचका हुआ बन गया। ओके, जैसे ही हम गाड़ी व्हीकल आगे चलाए तो हमारा व्हीकल जैसे हमारा जो टायर था ऐसा हो गया ना, कहां गया रे टायर, ऐसा हो गया था ना। अब वापस देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी तो सरफेस सही है, लेकिन जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगी ये सरफेस भी इसके जैसी ही हो जाएगी, क्योंकि रोल कर रही है, इसलिए वही बोल रहे हैं वो। ओके, क्या हो जा रहा है? डिफॉर्म। डिफॉर्म्ड का मीनिंग क्या होता है? डायमेंशन चेंज हो जाना। डिफॉर्म्ड का मीनिंग क्या होता है? डायमेंशन चेंज हो जाना। तो यहां पर देखो, ये सेंटर से ये पॉइंट की कोई भी हमारी रेडियस होगी यार, लेकिन जैसे ही तुम यहां आ गए तो ये रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वही हमारा व्हील जो है वो ऐसे नीचे गया ना, सेंटर और थोड़ा नजदीक आ गया। मतलब एक्चुअली ये जो आर है होना कैसे चाहिए? सारी की सारी आर आइडियली सेम होना चाहिए, रेडियस सेम होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सेम नहीं होगी। ये जो हमारी आर है उसकी कंपेयर में, मतलब ये समझो नॉर्मल है और ये हमारी रोलिंग आर आर है। ओके, तो ये जो आर एन है, ये जो रोलिंग जब नॉर्मल वाला होगा वो तो ज्यादा है पहले वाले केस में, जब कांटेक्ट में ये नहीं आया तो वो ज्यादा है इसकी कंपेयर में। ओके, और जैसे ही वो यहां आएगा तो ये कम हो जाएगी। मतलब आर एन की वैल्यू ज्यादा है और आर आर की वैल्यू क्या है? कम है। तो ये ज्यादा है और आर आर की वैल्यू क्या है? कम है। समझ में आ रहा है? ओके, तो वही कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द रोलिंग ये हमने पढ़ लिया। डिफॉर्म्ड मतलब क्या, समझ गए ना? डिफॉर्म्ड मतलब डायमेंशंस चेंज हो जाना। यस, the net effect is that the component of the contact force parallel to the surface opposes the motion। इसकी वजह से होगा क्या? ये डिफॉर्मेशन की वजह से ही तो होगा क्या कि यहां पर अब फ्रिक्शन लगेगा तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वही बोल रहे हैं, वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एज समथिंग अनडिजायरेबल। जनरली ऐसा बोलते हैं, फ्रिक्शन अनडिजायरेबल। लेकिन अभी हमने बोला कई केस में डिजायरेबल भी है और कई केस में अनडिजायरेबल भी है, मतलब एडवांटेजियस भी है और डिसएडवांटेजियस भी है। ओके, तो अब वही सारी चीज बता रहे हैं, तो थोड़ा मैं फास्ट पढ़ता हूं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है। इन मैनी सिचुएशंस लाइक इन अ मशीन विद डिफरेंट मूविंग पार्ट्स फ्रिक्शन डज हैव अ नेगेटिव रोल, क्योंकि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। ओके, इसीलिए लुब्रिकेशन किया था हमने। सो वही है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन एंड देयरबाय डिसिपेट्स पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सेट्रा। लुब्रिकेंट्स आर अ वे ऑफ रिड्यूसिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इन अ मशीन। ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? by using lubrication। Another way is to use ball bearings। देखो दूसरा एक हमारा बॉल बेयरिंग। ओके, देखा है तुमने? देखी होगी, फैन में भी होती है। ओके, तो बहुत सारी जगह, जैसे कि तुम्हारे साइकिल में भी वो जो तुम्हारी चेन है वो कभी टूट जाए या किसी की टूटी हुई देखो तुम, जैसे हम नहीं बोलते छर्रे वो स्फीयर होते हैं छोटे छोटे, हाँ वैसे ही, लेकिन उसको छरा, हाँ गुजराती में भी छरा ही बोलते हैं। छरा मतलब छोटे छोटे स्फीयर बॉल्स, एकदम छोटे छोटे। ओके, सो वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे। तो इसका क्या करना है? उसका क्या करना है मतलब कि ये जो हमारी सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है। ओके, तो ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में अगर ये छर्रा नहीं होता, ये स्फीयर नहीं होता छोटा, ओके, तो डायरेक्टली काइनेटिक लगता फ्रिक्शन। ओके, लेकिन ये है इसलिए ये क्या हो गया कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है वो कम हो गई। अदरवाइज क्या होता? ये है और उसकी है आसपास ये है, तो दोनों सेम कांटेक्ट, सारे के सारे कांटेक्ट में आ गए पॉइंट। लेकिन हमने ऐसे कर दिया तो क्या हुआ? इतना कांटेक्ट, इतनी सरफेस को कांटेक्ट तो हमने कम कर दिया ना। ऐसे ऐसे स्फीयर ऐसे लगाए हुए होते हैं, तो ऐसी होती है बॉल बेयरिंग्स। क्या होती है? बॉल बेयरिंग्स। समझ में आया? बेयरिंग या दिखाऊं?
टाइम जाएगा फिर। अभी कहाँ से निकालेंगे? अच्छा शॉर्ट्स मार के। हाँ तो अभी कहाँ है? फैन में से निकाल दो। स्पिनर बोला है सर, स्पिनर। छरा छरा ये रहे, समझ में आया? ये देखो, ये हमारी ड्राइंग वाली फिगर, ये है, ये छर्रा है। ओके ओके, तो ये देखो, अब ये हम बोलेंगे सर ये कहाँ है? अरे ये थोड़ा, ये यहाँ पे अंदर बॉल है, उसको पकड़ने के लिए दोनों साइड ये रहा, ये सही सही फिगर, इसमें से अच्छे से समझ में आएगा। ओके ये देखो, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस, ये वाह ओके डन, समझ में आ गया। अब देखो दोनों रो, हाँ हाँ हाँ, उसके भी अंदर है, यस उसके भी अंदर बॉल है, मतलब वो कॉन्टेक्ट सरफेस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, मतलब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना होता अब उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने देखा ना कि अगर व्हील होगा तो कॉन्टेक्ट सरफेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डन डन, समझ में आ गया? तो ये है हमारी बॉल बेयरिंग्स। चलो आ जाओ वापस, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो, कहाँ गए हम? सिंस, अरे इन्होंने भी दिखाई गई है यार, तुम यार डायरेक्टली नेट पे यूज कर रहे हो, ये रही यार। समझ में आ गया? मैं तो बुक नहीं पढ़ता, तुम तो पढ़ो। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली देखा ना, ये तो फिगर है, वो अच्छी बात है, जो किया हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा चलो, हाँ ये तो आया कि इन फिगर, इसलिए मुझे पता चला कि फिगर भी है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल बेयरिंग्स एंड द सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल, पावर डिसिपेशन इज रिड्यूस, मतलब पावर डिसिपेशन तो होगा, हीट जो जनरेट होगी, लेकिन ये कम होगी। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है। A thin cushion of air maintained between the solid surface in relative motion another effectively way of reducing friction। तो अगर दो solid surface है उसमें भी थोड़ा cushion टाइप अगर हम रखे, ओके, तो भी क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक मेटल है, उसकी जगह मैंने नहीं बोला कि अगर ये शर्ट को मेटल से रब करूंगा तो उतना फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके एटॉम्स और मेटल के एटॉम्स दोनों डिफरेंट है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि इसके एटॉम्स के बीच में थोड़ी बहुत एयर होगी, ये क्लोथ के एटॉम्स के बीच में थोड़ी बहुत क्या होगी? एयर तो होगी ही ना भाई, इसीलिए तो हमारा पसीना बाहर जाता है, स्वेटिंग बाहर जाता है। कॉटन वाला एग्जांपल नहीं देखा था 9th में कि समर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्वेश्चन भी आता था कॉटन के। हाँ ठीक है, ओके, लेकिन वो क्यों? क्योंकि इट एब्जॉर्ब द स्वेट, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से भी इवापोरेट हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना, हमें तो ठंडा लगेगा। क्यों? इवापोरेशन गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई। हाँ चलो, यहाँ पे इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड। भाई वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, चलने के लिए, लिखने के लिए, बहुत सारी जगह पे। ओके, क्रिटिकली चाहिए हमें काइनेटिक फ्रिक्शन, वही मेन तो हमारा ब्रेक मारने के लिए चाहिए, नहीं तो कहाँ हर बार जंप करेंगे। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट डिसिपेट्स द पावर इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है डिसिपेट्स द पावर इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग द रिलेटिव मोशन। मतलब जैसे ही हमने ब्रेक लगाई तो जो रिलेटिव मोशन है, जैसे कि हमारा व्हील चल रहा है, साइकिल का, बाइक का, वो व्हील चल रहा है, रिलेटिव मोशन में है। ओके, और रिलेटिव मोशन में है, और जैसे ही हमने ब्रेक लगाई तो वो रोलिंग की वजह क्या करने लगा? काइनेटिक, स्लाइडिंग करने लगा। ओके, तो स्लाइडिंग करने लगा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सो वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो अच्छी बात है, तभी तो जल्दी रुक पाएंगे हम। अंडरस्टूड? ओके, फ्रिक्शन से याद आया, ओके, कि सब लोगों को जब भी गाड़ी खड़ी करनी हो तो ब्रेक ही मारनी है, ऐसे पैर ऐसे घिसाना मत। ओके, मैंने बहुत देखा है कि देखो वो बोल रहा है ऐसे। ओके, मतलब मे बी फियर के केस में जब सामने से गाड़ी आ जाए तो भी हम पहले जैसे साइकिल में भी करते हैं, क्या दोनों पैर, हम पहले से साइकिल की आदत लग गई, दोनों पैर से बाहर निकाल दिए, क्यों? खड़ी कर दो भाई गाड़ी। ओके, तो खड़ी गाड़ी ब्रेक से होगी, हमारे पांव से नहीं होगी। ओके, तो अगर कर रहे हो तो प्रैक्टिस थोड़ा ऑब्जर्व करो कि हाँ यार मैं भी ऐसा कर रही हूँ, तो या कर रहा हूँ, दोनों हो सकते हैं। ओके, कर रहा हूँ, कर रही, कुछ भी हो सकता है। सो उस केस में क्या करना है? ब्रेक लगाओ, तुम पैर नीचे रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब रुक जाएगी तब तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएंगे।
ओके समझ में आ गया, ये तो याद आया इसलिए बता दिया। ये फिर कोई बोले कि यार ये गिर गई, फिर मैं सोचूं फ्रिक्शन तो पढ़ाया था कैसे गिर गई। ओके चलो, इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउएवर, हाँ ये सब पढ़ लिया हमने, नेवरदलेस ये रहा, आ गई हमारी ब्रेक आ गई। इट इज मेड यूज बाय ब्रेक्स इन मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। We are able to walk because of friction. It is impossible for a car to move on a very slippery road. भाई बहुत ज्यादा स्लिपरी रोड होगा तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, on an ordinary road, the friction between the tires and the road provides the necessary external force to accelerate the car. ये सब हमें पता ही है। ओ खत्म हो गया? ऐसा थोड़ी है। क्या क्या क्या? उल्टा मतलब डायरेक्शन में फिक्स नहीं जा पाएंगे ना। क्या फिर से बोलो क्या? मतलब उन लोग ने बोला ना, मतलब स्लिपरी रोड ऐसा ही बोला। वही बोला, देखो, on an ordinary road the friction between the tires and the road provides necessary external force to accelerate the car. मतलब अच्छा खासा फ्रिक्शन है सो दैट हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन वही केस कि अगर ऑयल डाला हुआ है और वहां तुम ऐसा समझो कि मैं फास्ट गाड़ी चलाऊंगा तो फास्ट नहीं चलेगी, स्लो हो जाएगी। और नहीं, लेकिन ऑलरेडी पहले से फास्ट होगी और फिर ऑयल में गए तो भी स्लो, तो और फास्ट हो जाएगी। यस, हाँ तो और फास्ट हो जाएगी। अगर तुम पहले से फास्ट में हो और फिर ऑयल में घुस गए, अब तो तुम ब्रेक लगाओगे तो भी गए क्योंकि ऑलरेडी ऑयल है। ओके यस, तो इसीलिए अगर ऑयल हमें पता चले तो वहां पर ब्रेक नहीं लगानी है। ऑयल में तुम घुसे, तुम्हारी गाड़ी ऑयल में घुसी, उससे पहले ही ब्रेक मार दो। लेकिन ऑयल के अंदर हो, तुम चले गए ऑयल के अंदर, अब ब्रेक मत मारना, नहीं तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड और बढ़ जाएगी। ऐसा ही एक केस अभी दूसरा याद आया कि जैसे कि तुमने शायद सुना होगा या देखा भी होगा, जैसे अब तो मॉनसून में हम गाड़ी चलाते हैं, ओके बारिश होती है, 4 व्हील की बात कर रहा हूँ। ओके सो बारिश होती है तो कंटिन्यूअसली हमें वाइपर ऑन रखना पड़ता है। अगर ऑन रखना पड़ा ऐसा समझो, तो कई केस में क्या होता है, ये ऐसे ये तो मतलब केसेस रजिस्टर्ड हुए, ऐसा करते थे चोर लुटेरे, क्या रात को गाड़ी चल रही है और सामने आके अंडा मार दिया, एग मार दिया। ओके अब हम क्या करेंगे, अंडा आ गया तो पूरा पीला पीला व्हाइट सब कुछ फैल गया हमारे मिरर पे ही, गाड़ी के मिरर, मतलब मिरर कहां बोल रहा हूं, हमारे गाड़ी के ग्लास पर। ओके और अब हमें अच्छा दिखे इसलिए हम वाइपर ऑन करेंगे, वाइपर ऑन करने से वो और फैल जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन कम है वहां पर, वो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। ओके तो फ्रिक्शन कम है मतलब वो वाइपर ऐसे करके ऊपर से ही पास हो जाएगा एक्चुअली ग्लास तक। ऐसा समझो ये ग्लास है, ये ऐसे समझ में आएगा, ये ग्लास है और ये वाइपर है, तो ऐसे घिस के जाएगा ही नहीं। अगर ऐसे घिस के जाए तब जाके तो एग निकलेगा यहां से, लेकिन घिस के जाएगा ही नहीं क्योंकि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऊपर से ऐसे चला जाएगा और ज्यादा फैल जाएगा। ओके और फिर तुम्हें ब्रेक मारनी ही पड़ेगी। जैसे ही ब्रेक मारी वो लोग आ जाएंगे। मुझे पता था इसलिए मैंने गाड़ी में हिंटर रखा हुआ है। मारो। अच्छा समझ में आ गया पक्का? तो ये हमारी थियरी कंप्लीट हुई, कौन सी? रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन समझ में आया रोलिंग फ्रिक्शन पूरा पक्का? ओके जितना हो सके उतना, जैसे हम वो फ्रिक्शन में डिटेल्ड में गए थे वैसे आज भी हम डिटेल्ड में गए। ओके समझने के लिए, अंडरस्टूड? पक्का समझ गए? और वो जो 2 न्यूमेरिकल किए थे वो भी अच्छे से समझ गए। ओके ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। अब डेली टेस्ट अभी रेगुलर देना शुरू करो तुम लोग। हाँ